जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं निशा बांगरे मध्य प्रदेश से पूर्व डिप्टी कलेक्टर बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना चाहती हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ भारत के भविष्य, हमारे युवाओं के बारे में। अभी हम सुन रहे हैं कि बहुत ही सपने लेकर के युवा साथी, मेरे भाई मेरे बहन पटवारी की तैयारी करते हैं। पटवारी एक ऐसा पद जिसके ऊपर तमाम अहम जिम्मेदारियां दी जाती हैं, प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। लेकिन हमने मध्य प्रदेश में क्या देखा, आइए हम विस्तार से बात करते हैं। मैं खुद स्टूडेंट रही हूं तो कहना चाहूंगी कि हम स्टूडेंट हैं सरकार, और अभी तक बेरोजगार। अपनी वजह से नहीं, सिस्टम की वजह से हैं। जब हम फॉर्म भरते हैं तो एक आस जागती है, जब एग्जाम देते हैं तो एक विश्वास जागता है, जब रिजल्ट आता है तो गर्व से सीना चौड़ा होता है। लेकिन जब रिजल्ट आने के बाद कोर्ट स्टे लगा देती है ना, तो हमारी जिंदगी में भी स्टे लग जाता है। सारा आत्मविश्वास और खुशी नेस्तनाबूद कर दी जाती है। काश कि स्टूडेंट के दर्द को मापने की कोई मशीन होती। छात्रों को रोजगार के नाम पर वोट बैंक मानकर रख दिया गया है। राजनीति भर्ती पर होती है और समाज हमारी मेहनत पर सवाल उठाता है। स्टूडेंट जब बेरोजगार होता है तो उसे शहर से घर जाने में भी डर लगता है। घर में सबके साथ बैठकर खाना खाने में भी डर लगता है। गांव मोहल्ले में निकलने में भी डर लगता है। किसी रिश्तेदार के कार्यक्रम, शादी, बर्थडे पार्टी में जाने में भी डर लगता है। डर किस चीज का डर? कि कोई उनसे ये ना पूछ ले कि कब तक पढ़ते रहोगे, नौकरी कब लगेगी, कब नौकरी में जाओगे। उन्हें हम क्या बताएं कि 5 साल में एक बार तो भर्ती आती है, और भर्ती आती है तो नियुक्ति होते होते 2-3 साल और लग जाते हैं। और उसमें भी घोटाले, भ्रष्टाचार वो तो अलग ही होता रहता है। आप मेहनत करते रहो, सिलेक्शन तो उसका ही होना है जिसके पास सेटिंग है या जो पैसे दे सकता है। अभी हमने हाल फिलहाल में ये देखा, सुना था कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। यहां तो उल्टा ही चल रहा है, घुन के साथ गेहूं भी पिसा जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन नाम का टेंशन क्या होता है, ये सिर्फ स्टूडेंट ही जानता है। एक स्टूडेंट किसी भर्ती प्रक्रिया में कितने उतार चढ़ाव से गुजरता है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स ही जानते हैं। मैं समझ सकती हूँ, एक स्टूडेंट रही हूँ, एक छोटे से कमरे में जो हमारे घर के किचन से भी छोटा होता है, उस कमरे में रहकर मैंने पढ़ाई की है। जमीन पर सोते हैं हम पढ़ाई करते हुए। रूम पर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं होता, मात्र कुछ किताबें, अखबार और दीवारों पे चिपके हुए स्टिकर्स। मैं बच्चों से मिलती रहती हूँ। पिछले ही दिनों में मैं धार के भील समुदाय के कुछ स्टूडेंट से मिली थी इंदौर में, तो पता चला कि किसी के घर से अनाज बेच करके पैसा भेजा जाता है, तो किसी के माँ बकरी बेच करके पैसा भेज रही हैं, इसी उम्मीद से कि एक दिन मेरा बेटा या मेरी बेटी नौकरी में जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। पर यहाँ तो सिस्टम को युवाओं के भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। बस चुनाव में वोट कैसे लें, युवाओं के इसी पर इनकी गिद्ध नजर पड़ी रहती है। पटवारी भर्ती घोटाले में लगभग 10 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था। इसका मतलब साफ है कि इस घोटाले से लगभग 10 लाखों परिवार प्रभावित हुए हैं। आज मध्य प्रदेश के इन युवाओं को समझना पड़ेगा कि क्यों हमेशा उनके साथ ऐसा ही होता है, क्यों नेताओं को इनकी तकलीफ नहीं दिखाई देती है। हमें युवाओं, छात्रों की ताकत दिखानी पड़ेगी सरकार को। तो उखाड़ फेंकना होगा हमें ऐसी सरकार को
जिसकी मानसिकता में युवाओं और छात्राओं का भविष्य नहीं है, अगर आज हमने अपनी ताकत दिखा दी तो भविष्य में जो भी सरकार आएगी वो युवाओं से धोखा करने से पहले 100 बार सोचेगी, वरना जैसा चल रहा है वैसा तो चलता ही रहेगा। युवा छात्र सिर्फ वोट बैंक बन के ना रह जाएं, ये बात हमें सुनिश्चित करनी होगी। पटवारी भर्ती का विज्ञापन दिसंबर में आया और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा 13 शहरों में दिनांक 15 मार्च से 25 अप्रैल के बीच आयोजित की गई। इस परीक्षा में लगभग 12 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। लगभग 10 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। 30 जून को रिजल्ट आया। 10 जुलाई को टॉप 10 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई। वहीं से विवाद प्रारंभ होता है। टॉप 10 में 7 टॉपर एक ही कॉलेज एनआरआई कॉलेज ग्वालियर से थे, जो कि भाजपा सरकार के एक विधायक का कॉलेज है। इस टॉपर लिस्ट पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने टॉपर एक ही कॉलेज से कैसे। और जब कुछ टॉपर से कुछ मीडिया चैनल्स ने बातचीत की तो एक टॉपर से सामान्य ज्ञान के कुछ जनरल नॉलेज के कुछ बेसिक सवाल पूछे गए कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले हैं। तो टॉपर इन सवालों के सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो सवाल उठना जायज है कि ये लोग टॉपर कैसे बने, कैसे टॉप कर लिया। हर दिन पटवारी परीक्षा गड़बड़ी को लेकर एक नई खबर सामने आ रही थी। एक ही उपनाम के लोगों का अधिक चयन। कुछ चयनित अभ्यर्थी तो ऐसे भी हैं जो पटवारी भर्ती में दिव्यांग कोटे से सिलेक्ट हुए, जबकि दूसरी परीक्षा वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में 100% फिट थे। ये हम नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है। जरा सोचिए कि एक व्यक्ति जो पटवारी भर्ती में दिव्यांग था, उसने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा ली या कौन सी थेरेपी ले ली, कौन सी जिम ज्वाइन कर ली कि फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक की परीक्षा में ये 100% फिट हो गया। अगर ऐसे टॉपर प्रशासन में आ जाएं तो क्या ये लोग पूरे मध्य प्रदेश का नक्शा ही नहीं बदल देंगे, किसी नदी की दिशा को ही नहीं मोड़ देंगे, किसी जिले को किसी संभाग से रातों रात गायब ही कर देंगे, नर्मदा नदी को अरब सागर की जगह बंगाल की खाड़ी में गिरा देंगे। भगवान जाने मध्य प्रदेश का विकास किस स्पीड से होगा। आजकल तो भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाता है, शायद वो भी काले मन से निकाला जाता है। फॉर्म भरने के नाम पर मोटी फीस ली जाती है, फिर परीक्षा की तारीख कई बार बदलती रहती है और जब परीक्षा हो जाए तो रिजल्ट का कोई अनुमान नहीं होता। कब आएगा मालूम नहीं। लगता है प्रश्न पत्र में जानबूझकर गलती की जाती है ताकि प्रक्रिया उलझ जाए, कोर्ट के चक्कर में रिजल्ट कई दिनों तक अटके रहें, उसे लटकाया जाए, अपने लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। और जब कभी रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि सभी टॉपर्स एक ही कॉलेज से हैं और कॉलेज भी किसी भाजपा सरकार के मंत्री या विधायक का है। इन सब में नुकसान उन ईमानदार छात्रों युवाओं का होता है जिन्होंने कई सालों से कड़ी मेहनत करके किसी नौकरी का सपना देखा होता है। दिन रात एक की होती है। बड़े शहरों में रहकर कोचिंग की जाती है, गांव से आकर ऐसे छात्रों के भविष्य के साथ पूरा सिस्टम खेल रहा है। तो मेरे साथियों, हम सभी लोगों को एक ऐसी सरकार चुननी होगी जो भर्ती परीक्षा कानून बनाए, साल भर होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करे
सभी विभागों की भर्ती नियमित रूप से होती रहे, पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रूप से हो, पटवारी घोटाले की जांच कर युवा छात्रों के साथ न्याय करे, ऐसी सरकार हमें चुननी पड़ेगी। वक्त आ चुका है बदलाव का। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपने इतनी कम नौकरी में, इतनी कम उम्र में अपनी ये नौकरी क्यों छोड़ी, जिसको पाने के लिए लोग दिन रात लगा देते हैं और सपना होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि युवाओं के कंधों पर युग की कहानी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जय हिंद। हम मिलेंगे अगले सेशन में। हमारा ये जो वीडियो है ये एक सीरीज की तरह चलेगा। इस सीरीज में हमने भारत के भविष्य युवाओं के सपनों के बारे में बात की है, क्योंकि एक सपना मैंने भी देखा है। आप लोगों के इसमें जो सुझाव, सलाह या जो भी आप लोगों के कमेंट है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर करें, ताकि हम सब युवा साथी मिलकर अपने मध्य प्रदेश को, इस देश को एक सुनहरा देश बना सकें। धन्यवाद।